अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। ईरान और एटमी ताकतें, ईरान बहुत छुप रहा है पूरी दुनिया में और अब ईरान से खुली जंग करने के लिए ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। और पाकिस्तान का क्या रोल होना है, इस वक्त नजम सेठी ने जो बातें कही हैं, इख्तलाफ अपनी जगह है लेकिन बातें ज़रा समझने वाली हैं। जेलों में तशद्दुद और कानून बेकार, कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट मौजूद है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। आइनी तरामीम और मखसूस रिश्तों के केस में बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है और नज़र यही आ रहा है, यानी ये नज़रसानी है और कमाल है, ऐसे सुन रहे हैं जैसे मेन केस सुन रहे हैं या अपील सुन रहे हैं। और बात बड़ी ज़रा समझना है और अगर आप समझ जाएँ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात आपको आ जाएंगी। ईरान के एटमी बम की जो दास्तान है वो आपके सामने ज़रा एहतियातन रखना चाहता हूँ समझने के लिए। इसराइल ने ईरान के जौहरी सरगर्मियों को बहाना बनाकर हमला किया, जिसमें कई आला ईरानी कमांडरों के साथ 10 से ज़्यादा ईरानी जौहरी सियासतदान भी शहीद हो गए। यानी उसने रैकी ये की हुई थी, इन्फॉर्मेशन रखी थी। इसका मतलब है कि ज्यूश की लॉबी जो है या इसराइल की जो लॉबी है वहाँ की, ये मोसाद के वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ उन्हें पता था एक एक चीज़ का। 2015 में ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान मुआहदा करने के बाद ये मसला ख़त्म हो गया था, मगर 7 साल कबल जब डोनाल्ड ट्रंप पिछला इक़्तिदार था उनका दौरे हुकूमत में, इस जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर गए। ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ नाफज कर दी गई थी, जिसमें दो तरफ़ा कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन 2020 में जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी और इसराइल ने जौहरी सियासतदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया तो ईरान ने यूरेनियम अफसोदगी को एक बार फिर तेज़ कर दिया। मुआहदे से पहले ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 20% खालिस यूरेनियम जो है ना अफसोदा कर रहा था, लेकिन मुआहदा ख़त्म होने के बाद 60% जो है ना यूरेनियम का ज़ख़ीरा 2.4 किलोग्राम था, जो अब 400 किलोग्राम से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। ये और अफसोदगी की कहानी ये है कि 20% अफसोदगी तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल होता है और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी से ख़तरनाक समझती है। 60% सतह तक पहुँचना भी कदरे मुश्किल है, लेकिन 60% के बाद 90% तक पहुँचना ज़्यादा आसान और तेज़ होता है। 90% से ज़्यादा अफसोदगी जो है ना, मतलब है जौहरी बम बनाने की सलाहियत है। इसराइल ख़ित्ते में किसी दूसरी जौहरी ताकत को कबूल नहीं कर सकता, ये पहले भी कर चुका है। 1981 में इसराइल ने सद्दाम हुसैन के दौर में इराक़ के जौहरी रिएक्टर पर हमला किया था। आपको याद हो, मुझे भी, हमें बचपन में हमें भी कुछ याद है थोड़ा बहुत, जब ईरान और इराक़ की 8 साल जंग का बाहम तनाज़ा ख़त्म मौजूद था। इस वक्त ईरान ने अपनी फ़ौजी ज़रूरियात के लिए इसराइल से हथियार ख़रीदे, क्योंकि इस वक्त इसराइल की असल ख़तरा ईरान नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन था। अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के अगर आप समझें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में चले जाएँ और शहनशाह सऊदी अरब शाह फैसल साहब के दौर में चले जाएँ, कर्नल क़ज़ाफ़ी, यासिर अरफ़ात, सद्दाम हुसैन, उस वक्त मुस्लिम करेंसी बनाने की बात हुई थी। यूरोपियन यूनियन बनी है तो मुस्लिम यूनियन क्यों नहीं बन सकती? ये खौफ बड़ा था। जिसने आइडिया दिया उनको निशान इबरत बनाया, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे शाह फैसल हो, कर्नल क़ज़ाफ़ी हो, सद्दाम हुसैन हो, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने किसी तरह से भी। यासिर अरफ़ात के साथ क्या हालात किए, ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड के ऊपर पता होनी चाहिए आप लोगों को। ईरान के साबिक़ पासदारान इनकलाब कमांडर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन समझता कि हमारी जौहरी तनसीबात तबाह कर दी हैं, लेकिन पहले से मौजूद तमाम मवाद यूरेनियम मुंतकिल कर चुके थे। उन्होंने कहा, हमें मार्च में खबर मिल गई थी कि जंग होने वाली है। जो फैक्ट्रियाँ हमें न्यूक्लियर आलात बनाते थे वो अब भी हमारे पास हैं, हमारे सियासतदान भी अब तक हमारे साथ हैं। हमने अपनी मिसाइल सलाहियत और कुछ साइबर ताकत को 5 से 6 गुना बढ़ा दिया है। आपने वो जेल के अंदर तशद्दुद की वाक़या सारा देखा, अटक जेल के अंदर ये सारा वाक़या हुआ था। बजाय ये कि वहाँ तशद्दुद और कस्टोडियल टॉर्चर रोकने के लिए और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल आरिफ शहजाद को उहदे से हटा दिया गया। सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट समेत 5 अफसरान और एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। और बहाना ये बनाएंगे मोबाइल अंदर कैसे पहुंच गए। मोबाइल तो भाई मामूली बात है,
लॉयड्स मूवमेंट में जब मैं अंदर गया था तो मोबाइल वहाँ भी थे मेरे पास, मैंने खुद फ़ोन किए थे। वहाँ नोकिया का बड़ा फ़ोन होता था खुलने वाला, वो हमारे यहाँ वो साकिब लंगड़ा था जेल के अंदर, कसूर जेल के अंदर। वो बल्कि वो जो फ़ोन मैंने इस्तेमाल किया, वो मैंने जिन को फ़ोन किया वो मॉनिटर हो गया, वो मुसीबत पड़ गई। अगले दिन जेल पे छापा आया तो साकिब ने सार को उठा के, वो सही डॉन मैंने देखा ना जेल के अंदर। तो ये जो डॉन, ये जेल की बातें कर रहे हैं ना, ये जेल की बहाने मत बनाएं आप सारा। और कमाल तरीके से देखा हमने कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब वीडियो सामने आई तो IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर ने नोटिस ले लिया, और नोटिस लेके असल तो लोगों तक पहुँचे ना कि जो तशद्दुद करते हैं, बजाय ये कि आपकी यानी आपकी जो ज़्यादतियाँ कमज़ोरियाँ वो दिखाई गई, तो परेशान क्यों हो गए हैं। अली मीन गंडापुर का सूबे में फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराने की साजिश का इंकशाफ किया। असम्बली तहलील करने का अंदिया भी दे डाला, कहना कि अगर निज़ाम में दफनाने का इरादा रखते हैं तो फिर पूरा सूबा तैयार हो जाए, किसी भी असम्बली का बजट पास नहीं होगा। नजम सेठी ने एक बात जो बात कही है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है पाकिस्तान में कुछ लोग आसिम मनीर के ट्रम्प के साथ लंच पर खुशियाँ मना रहे हैं कि जैसे अमेरिका और ने अयूब, ज़िया और मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, और अभी ही 2030 की बातें होना शुरू हो गई। इस पर वो कहते हैं लेकिन मैं याद दिलाता हूँ कि ये लंच बिल्कुल फ्री नहीं है। हेनरी किसिंजर ने कहा था अमेरिका के साथ दुश्मनी ख़तरनाक और दोस्ती उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस लंच पर कहा जा रहा है कि चीन भी बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। नहीं, हमें अगर हम चाइना को छोड़ देते हैं, रशिया को छोड़ देते हैं, टर्की या इस ब्लॉक से निकलते हैं, इमरान का कसूर यही था कि उसने इस ब्लॉक को मजबूत किया था। और अगर हम ये करते हैं तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुकूमत ने 7,50,000 टन चीनी दरामद करने का फ़ैसला कर लिया, और इतनी चीनी डॉलर कमाने के लिए एक्सपोर्ट करवाई। चीनी की कीमत 90 रुपये से 190 किलो तक पहुंच गई। अब डॉलर मज़ीद महंगा हो चुका है, अब मज़ीद पल्ले से डालकर चीनी मंगवाई जाएगी। यानी इनकी ये कैपेसिटी देख लें, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लें। हुकूमत ने पहले ही 7,65,734 मैट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद करने के लिए 7,50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फ़ैसला किया। रवा माली साल के दौरान चीनी की बरामदात में तकरीबन इतनी ही मकदार में 2200% इजाफा हुआ। इस इकदाम से मुल्क की कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ। जो मिल जो है ना, ज़ाहिर तो पैसे बना रहे हैं। ये पहले होता था कि कर्ज़ हुकूमत लेती थी और कर्ज़ की वापसी की ज़िम्मेदार भी हुकूमत होती थी। इस दफ़ा जो कमाल हुआ है ना, वो कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब का कर्ज़ लिया गया, जिसकी किस्त की अदायगी बैंक खुद बराह रास्त बिल में सार्फिन से वसूल करके अपनी किस्त की अपनी रकम जेब में डालेगा। ये ज़मानत दी गई है, ज़रा समझ आएँ इस बात को। ये ख़बर थोड़ी देर पुरानी है और शहबाज राना किसकी तस्दीक भी कर दी है, और साथ ही एक वज़ीर ने भी कल तस्दीक की कि मोहर लगा दी इस बात को। अब आखिरी बात की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट बुनियादी हक़ है जो पैदाइश से मिल जाता है। जैसे सलाउद्दीन ने कहा कि आवाम को नुमाइंदे मुंतखब करने का हक़ से 1970 में महरूम रखा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा 1970 नहीं बल्कि इस हक़ से आवाम को बार बार महरूम रखा गया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का दावा किया है। क्या मखसूस नशिस्तें लेना किसी जमात का बुनियादी हक़ है? ये ज़रा गौर से सुनिएगा। समाज में कहा कि आवाम जब वोट देते हैं तो मखसूस नशिस्तें उनकी होती हैं। मखसूस नशिस्तें लेना सियासी जमात का बुनियादी हक़ है। वोट का हक़ बुनियादी है, लेकिन कानून के ज़रिए रेगुलेट किया गया। मुझसे जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा आपसे जो सवाल पूछें उसका जवाब मिलता नहीं, जिससे यूट्यूब पर तबसरे होते हैं। अगर राजा ने कहा हर सवाल का जवाब मेरे दिमाग में नहीं होता, इसलिए बात का कहता हूँ। और सलमान राजा ने लतीफ़े से हालात का खुलासा बयान करते हुए कहते हैं कि कल मैंने एक कार्टून देखा जिसके बॉक्सर के हाथ बंधे हुए थे, दूसरा बॉक्सर उससे मार रहा था और साथ अंपायर भी बंधे हुए बॉक्सर को मार रहा था। और अब जो बातें हो रही हैं कि दबे लफ्ज़ों में जो है ये जजेस के बारे में बात की गई है, और हिम्मत दिखाएं जो 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी, जब जबर बर्बरियत और जुल्म का राज था। और जुलाई 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने वाले कानून को कलअदम करार दिया था। और बस अंदाज़ा लगाएं इस बात का, एक फ़ेक आईडी, ठीक है ना जी, और वो देख रही है और गहरी नज़र है।
और जैसे मुसर्रत अली साहबा कहती हैं कि यूट्यूबर बेचारे जो है ना अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। देखें वो जो देख रहे होते हैं ना माशरे के अंदर, वो वहाँ बैठे बयान कर रहे होते हैं। अदालत में तो आप मारूजी अलाब तो बाई दी बुक तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है मेरे लिए। जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है वो बड़ी तकलीफ दे बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।